अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इसके समर्थन में है, जबकि दूसरा धड़ा इसके विरोध में है। वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए एनडीए एकजुट है, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां एकजुट हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक इसके विरोध में है। बिल पेश होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अहम बैठक भी की और पेश होने के बाद संसद में चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है, जो चर्चा जारी है। एनडीए को कुल 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं, राज्य वक्फ बोर्ड में 1 महिला सदस्य जरूरी है। वक्फ बोर्ड का प्रावधान किसी मस्जिद, किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था का वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड का जो काम है ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप साफ साफ सुन लीजिए, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवल्लिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुषी मिश्रा हैं, दृष्टि गुप्ता है दिल्ली से और रमन सैनी जम्मू से। आयुषी, ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे विपक्ष की जो रणनीति थी या फिर विरोध करने का जो मकसद था, वो अब मकसद खत्म होता जा रहा है। एक के बाद एक सरकार ने जिस तरह से सफाई दी, जिस तरह से किरण रिजिजू ने एक एक आपत्ति पर सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से जवाब दिया, अब विपक्ष के पास विरोध को लेकर कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा तर्क रह नहीं गया है। जी बिल्कुल सुमित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का जो एक तरफा विरोध विपक्षी पार्टियां और कुछ मुस्लिम समुदाय कर रहे हैं, इसको लेकर जैसे जैसे शाम ढल रही है और चर्चा आगे बढ़ रही है, ऐसे में ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि विपक्षी पार्टियों के पास अब शायद ज़्यादा ऐसे पॉइंटर्स नहीं बचे, ज़्यादा ऐसे मुद्दे नहीं बचे जिस पर वो सरकार के सामने खिलाफत कर पाए। क्योंकि जिस तरीके से किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय सांसद मंत्री हैं, उनका साफ कहना है कि आपके हर सवाल का जवाब हमारे पास है। वक्फ में जो भी संशोधन किए गए हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर को लेकर हो या ज़मीनी हक को लेकर हो, उन तमाम चीज़ों का जो जवाब है वो आपको हम बड़ी निम्रता से दे सकते हैं, विनम्रता से दे सकते हैं। और ऐसे में अब आपको जो भी सवाल है वो आप पूछिए। 8 घंटे का चर्चा का समय रखा गया है, 8 बजे तक ये चर्चा होगी, 12 बजे इसकी शुरुआत हुई थी। और ऐसे में अगर बात कर ले उन तमाम लोगों की जो लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इसमें कई ग्रे एरियाज हैं जिस पर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। उन तमाम ग्रे एरियाज की अगर बात कर ले तो उसके भी कई उदाहरण हैं जो सरकार के पास है, जैसे कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में 2 महिलाओं को शामिल करना, 2 गैर मुस्लिम स्कॉलर्स को शामिल करना। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जो है विपक्षी पार्टी और खास तौर पर जो मुस्लिम वर्ग है वो नाराज है। वो कह
कह रहे हैं कि इस तरह के जो बदलाव हैं वो सही नहीं है, चाहे वो कलेक्टर को अधिकार देना जो कलेक्टर के कहने पर ही वो जमीनी हक जो है वो वक्फ के अधिकार में जाएगा। तो ये जो तमाम पॉइंटर्स हैं, जो 14 बदलाव किए गए हैं 3 स्ट्रक्चर्स में, उन तमाम 14 बदलावों को लेकर जो नाराजगी है वो धीरे धीरे जो है सरकार अपनी बात सदन के पटल पे रखते हुए दूर कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। सारी जो देखिए जेपीसी कमेटी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि हर बिंदु पर चर्चा हो सके, चर्चाओं का जो दौर था वो खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि तमाम जो तर्क दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, बिल्कुल आयुषी, तमाम जो तर्क दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो सरकार उसका एक एक करके जवाब दे रही है। न सिर्फ जवाब दे रही है बल्कि अब पूछ रही है कि भाई आप बताइए आप विरोध क्यों। और यहां दृष्टि जो तमाम जो सांसद अब तक बोल चुके हैं, अब अखिलेश यादव बोल चुके हैं, टीडीपी की तरफ से बोला जा चुका है, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह बोल चुके हैं। तर्क क्या निकल कर आ रहा है विरोध में, इस संशोधन बिल के विरोध में? हालांकि जेडीयू और टीडीपी ने तो कह दिया कि साहब हम समर्थन में हैं और ये एक तरह से मुस्लिम महिलाओं और गरीब मुस्लिमों के भलाई के लिए है। देखिए, सरकार ने अपना अलग पक्ष रखा है कि जिस तरीके से ये बिल लाया जा रहा है ये असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने कहा था कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है और हम इसको नहीं मानते। तो सरकार ने अपना पक्ष साफ किया कि ये संवैधानिक बिल है, क्योंकि ये पटल में पेश किया जा रहा है, संसद में पेश किया जा रहा है और इसमें मुसलमानों के फायदे के लिए हर चीज़ें लगाई गई हैं। कई संपत्तियां ऐसी थी जो वक्फ बोर्ड अपने पास रख लेता था और कोई इस पर दावा भी नहीं कर सकता था, ट्रिब्यून सिर्फ कर सकता था, लेकिन अब इसमें आप कोर्ट पे भी जा सकते हैं, इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, इसमें महिलाएं भी होंगी, साथ ही इसमें वक्फ की हर संपत्ति का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। अगर कोई आदमी की अपनी संपत्ति उस पर मस्जिद बनी है तब भी वो अपनी संपत्ति पर दावा कर सकता है। तो ये कई ऐसी बातें थी जो 4 अहम पॉइंट रखे गए थे। हालांकि विपक्ष ने कहा था कि हमने जो 44 संशोधन करने के लिए कहा था आपसे, आपने उनको निरस्त कर दिया पूरी तरीके से, आप नहीं मानते। तो आज जब आप हमारी संशोधनों को मानते ही नहीं तो आप इस बिल को लेके कैसे आ सकते हैं? इसी बात पर चर्चा थी। उन्होंने कहा था कि आप वॉकआउट मत कीजिए, हंगामा मत कीजिए, आइए बैठिए और सदन में चर्चा कीजिए, उसके बाद तय होगा कि हमें क्या करना है और कैसे इसको पेश करना है। देखिए, बिल तो पेश हो चुका है और पास भी होगा, क्योंकि सरकार के पास पूरे तरीके से वोट है। पहले कहा जा रहा था कि जो उनके साथ के घटक है वो अगर साथ नहीं होते हैं तब मुश्किल आएगी, लेकिन अब चूंकि सारी पार्टियां साथ में हैं, ठीक है, नीतीश बाबू की पार्टी साथ में है, चंद्रबाबू नायडू साथ में है, चिराग पासवान साथ में है, तो अब ये बिल आराम से पेश होगा। लेकिन बस ये अब विपक्ष अपना किस तरीके से अपना पक्ष रखता है, विपक्ष मुझे लगता है कि अब ये कोरम पूरा कर रहा है, किस तरीके से इसको ना लिया जाए। जी, विपक्ष एक लग रहा है कोरम पूरा कर रहा है। मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई है, मुक्ता, और उसके बाद रमन। मुक्ता, अखिलेश यादव विपक्ष की तरफ से एक बड़ा चेहरा, उन्होंने अभी बयान अपनी बात रखी। पूरे भाषण को देखा जाए, अखिलेश यादव ये बिल्कुल कहते नजर नहीं आए कि भाई संशोधन बिल में क्या खामी है। बस वो कहते रहे कि भाई आप क्यों ला रहे हैं, आपका मकसद ठीक नहीं है, आप मुसलमानों को बांटना चाह रहे हैं। तो या तो फिर वो मकसद समझ गए कि मुसलमान बट रहे हैं तो वोट बैंक खिसक रहा है, शायद दिक्कत इस बात से हो रही है विपक्ष को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखें तो लगातार जिस तरह से विपक्ष जो है बातें रख रहा है, कोई ठोस बात नहीं रख पा रहा है, ये नहीं बता पा रहा है कि क्यों ये बिल, संशोधन बिल में क्या परेशानी है। बस ये कह रहा है कि ये आना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। लगातार जैसे अगर हम भोपाल की बात करें तो आज सुबह से ही बहुत पॉजिटिव जो घटनाक्रम था कि जिस तरह से हमने देखा मुस्लिम वुमेन जो है थैंक यू मोदी जी का पोस्टर बैनर लेकर खड़ी हो गई थी। हालांकि अभी जो है कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जो है उन्होंने कहा कि ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड था और उन्होंने बुलाया कि ये पूरा का पूरा जो है काला कानून है। क्यों काला कानून है? बस काला कानून है, क्यों? लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी के जो तमाम लोगों से जो हमारी बात हुई, चाहे रामेश्वर शर्मा है, मंत्री विश्वास सारंग है, सबका कहना है कि ये बिल आने से, इस संशोधन से जो डिफरेंस है, एक अमीर और एक पुअर, जो एक गरीब मुसलमान जिसको मेहनत करनी पड़ती थी और वो उसको दिक्कतें आती थी, वो सारी की सारी अब दूर होंगी। और जिस तरह से जिस तरह से जमीनें जो है जो वक्फ बोर्ड अपने उसमें कर लेता था वो अब नहीं कर पाएगा। तो इससे कुछ लोगों को परेशानी है, लेकिन बहुत लोगों को परेशानी नहीं है। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इस संशोधन बिल को लेकर जो है लगातार अपना विरोध जता रहा है, लेकिन कोई ऐसी ठोस बात नहीं। और भोपाल में तो जश्न मनाया जा रहा था मुक्ता, भोपाल में तो कुछ मुस्लिम जश्न
रहा था, थैंक यू मोदी जी का प्लेकार्ड लेके जो है मुस्लिम महिलाएं खड़ी थी, सुबह सुबह वो धन्यवाद दे रही थी, और धन्यवाद वो इसीलिए दे रही थी क्योंकि अब ये जो वक्त जो ये जो संशोधन बिल है उससे एक ठीक है। इक्वलाइजिंग इफेक्ट रहेगा। अभी जो एक खाई थी गरीब और अमीर मुसलमानों के बीच में, वो नहीं रह पाएगी, हाँ। और उसको काफी हद तक जो है वो दूर हो जाएगा। इसीलिए जो ठीक है महिलाएं थी वो मुक्ता, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। बिल्कुल दोबारा आपके पास आऊं। हमारे साथ आलोक वत्स साहब भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, और यश भारतीय जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मैं रमन सैनी के पास आता हूं, उसके बाद फिर आप दोनों के पास मैं आऊंगा। रमन, जम्मू, आप चूंकि जम्मू कश्मीर में 370 जब हटाया गया तब भी यही माहौल बनाया गया कि ये विद्वेष फैलाएगा, नफरत फैलाएगा, तमाम चीज़ें होंगी। सीए को लेकर भी यही कि नागरिकता छीन ली जाएगी। अब यहाँ भी मुसलमानों की दुकानें, घर छीन लिए जाएंगे, मदरसे छीन लिए जाएंगे। ये एक माहौल जो हम देख रहे हैं सियासी तौर पर बनाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर क्या आप देख पा रहे हैं? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर नो डाउट कि यहाँ पर ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर इसका इस बिल का जो है वो विरोध होना लाजमी है। लेकिन जो विरोध हो रहा है वो जमीनी स्तर पर लोग घरों से बाहर निकले हों, लोग सड़कों पर निकले हों, लोगों ने हाथों पे काली पट्टी बांधी हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बिल के नाम पर सियासत हो रही है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर दो खित्तों में बटा हुआ है। कश्मीर जो है वो प्योरली मुस्लिम मेजॉरिटी हिस्सा माना जाता है, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की का वर्चस्व है वहां पर, और कांग्रेस का थोड़ा बहुत स्टेक जो है वहां पर माना जाता है। तो वहां पर अपने वोट बैंक को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि हम इस बिल का खिलाफत जो है वो संसद के अंदर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर एक धर्म के अंदर एक चैरिटी का एक तरीका होता है, और मुस्लिम धर्म के अंदर चैरिटी का तरीका वक्फ के जरिए जो है वो किया जाता है। तो उन्हें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनके चैरिटी को गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्हें ये असलियत में लग नहीं रहा है, उन्हें बेसिकली अपने वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो मुस्लिम समाज से आता है, और मुस्लिम समाज को वो इस किसी भी तरीके का कोई बयान देकर नाराज नहीं करना चाहते हैं। जम्मू की बात करें तो जम्मू का वो हिस्सा जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, वहां पर एक अलग ही बयान जो है वो सामने निकल कर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर इस बिल में क्या क्या अच्छाई हैं, क्या क्या खामियां हैं, इस पर कोई बहुत ज्यादा बात करने के लिए ना कोशिश कर रहा है, ना ही इस पर किसी तरीके की चर्चा हो रही है। सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां जो है वो सेकी जा रही है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस बात को लेकर देख रही है कि उनका वोट बैंक कहां से आता है, उनको वोट ज्यादा कहां से पड़ते हैं, उन लोगों को नाराज ना किया जाए। आम लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पिछले करीबन 1-1.5 महीने से इस पर जो है वो लगातार चर्चा चल रही है। कल जब ये सामने आया कि इस बिल को लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा, उसके बाद भी आम लोगों के द्वारा देखें तो ना ही कोई बहुत ज़्यादा कोई विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हाँ, एक दूसरे से बात जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि और देश के कई हिस्सों में आम मुसलमान तो हम देख रहे हैं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल है कि विरोध किस बात को लेकर और विरोध क्यों? यश भारतीय जी, विरोध किस बात को लेकर? मैं ये अभी भी समझना चाह रहा हूं। अखिलेश यादव जी का पूरा मैंने भाषण सुना, वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया, उनको इस बात किससे चिंता हो रही है? भाई, इस बिल को लेकर आपका विरोध क्यों? जी, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आवाज आपकी नहीं आ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने हर चीज को बड़ा स्पष्ट कहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खिसका है, वो खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जहां 400 पार की बात हो रही थी और 400 हाफ हो गए। जो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी देश के बड़े चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी, अब समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये बौखलाहट और ये घबराहट जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो 400 पार की बात कर रहे थे और बहुत सारा संविधान बदलने की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, सांसद और प्रत्याशी, वो सब उनके सपने अधूरे रह गए। जो आरक्षण खत्म करना चाहते थे, जो पीडीए को खत्म करना चाहते थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने वही बात दोहराई है और उसी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी है। यहाँ वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बात हो रही है, वक्फ को लेकर के जो बात हो रही है, जो संपत्ति दान में दी गई है, रेल एक बड़ी संपत्ति वाली जगह थी, सेना एक बड़ी संपत्ति वाली जगह थी, अब उनका निशाना पूरी तरीके से वक्फ में है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी भूमाफिया पार्टी बनकर के उभरी है। मैं मुक्ता पाठक जी यहाँ मध्य प्रदेश में आपकी चैनल हेड है, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगी। आप मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने रेल की जमीन दे करके देश का पहला प्राइवेट निजी रेलवे स्टेशन बनाया, और एक दिन पहले जब उसके लोकार्पण की बात, जब उसके भूमि पूजन की बात, जो उसके लोकार्पण की बात आई, तब उसके नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हबीब मियां के आक्रांता थे,
हबीब मियां ने क्या कोई जुर्म किया था जो उनका नाम बदल के रानी कमलापति जी के नाम पे किया? अगर रानी कमलापति जी के नाम पे होना था तो नर्मदा जी की कोई परियोजना आप बड़ी रानी कमलापति जी के नाम पे करते। आपने भोपाल को जल दिया, नर्मदा जी को ला करके उस परियोजना का नाम देते। आपने इंदौर को जल दिया नर्मदा जी की परियोजना के नाम पे, उसको परियोजना का नाम दे देते। लेकिन रानी कमलापति नाम बदलने का केवल हिंदू मुसलमान भारती करना, जी, यश जी, केवल और हिंदू मुसलमान सर करना, सर ये सर पूरे सर वक्त यश में भारती जी, बहुसंख्यक को पूरे गुमराह चलिए करने अब की ये पूरे योजना करीब है। करीब 2 मिनट हो गए हैं। मेरा सवाल था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपको आप याद repeat दिलाने ना के लिए। करें, मेरा मेरे सब जवाब एक को सेकंड आने सर, दीजिए। सर एक सेकंड मेरे सर, जवाब को आने दीजिए। नहीं आपका नहीं नहीं, जो जवाब सवाल है, आने वही दीजिए मेरा सर। जवाब है। मेरे पास पूरे जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता मेरे सहयोगी हैं जो ग्राउंड पर हैं, उनके पास में जाऊंगा, वो खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा आदम भोपाल कन्याकुमारी जितनी बात कश्मीर, आपने की इतनी बात जिस इतनी देर में मुद्दे मेरी पर बात आ जिस जाती और मुद्दे आपके पर सवाल का आज बेहतर हम जवाब मिल आपको जाता। आज हमने आपको आमंत्रित किया है, उस मुद्दे पर आइए सर। इस संशोधन बिल का विरोध क्यों? तर्कपूर्ण जवाब दीजिएगा। तर्कपूर्ण जवाब दे रहा हूं, आपको सहूलियत लगे या ना लगे, लेकिन जो नहीं, जवाब नहीं, है वो तर्कपूर्ण है। जी। केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना, बहुसंख्यक वोट जो भारतीय जनता पार्टी से खिसक गया है उसको गुमराह करने के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर किसने उसका प्रमुख घोषित किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र वक्फ बोर्ड में किसने उसका मुखिया बनाया है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के अंदर 20 से अधिक राज्यों में प्रमुख किसने बनाया वक्फ बोर्ड का? अगर वक्फ बोर्ड कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी नियुक्ति किसने करी है प्रमुख की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और वक्फ बोर्ड को आरोपित करके, यानी भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़ना चाहती है कि हमने जिसको मुखिया के रूप में अपॉइंट किया है, नियुक्ति की है, वो अगर गलत काम कर रहा है तो हम नहीं कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड गलत काम कर रहा चलिए है। ठीक है, ये दोहरे मापदंड, ये दोहरे ये रवैये, आपका ये एक भारतीय तर्क आ जनता गया। पार्टी चलिए के- अब ये एक लॉजिक आया आलोक वत्स जी, भाई नियुक्ति तो अब तक आप ही कर रहे थे 2014 से लेकर, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? ये एक लॉजिक है। देखिए सुमित जी, पहले तो वक्फ बिल पे आई है जो पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, और मुझे लगता है आज शाम तक अगर भाषण का दौर खत्म हो गया तो वोटिंग पे जाएगा और ये बिल मजबूती से पास हो जाएगा। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। वक्फ बिल पर ये लोग इस आकांक्षा में थे कि शायद टीडीपी और जेडीयू और जयंत चौधरी और चिराग पासवान की पार्टी इस पे इनका साथ देगी, हमारा साथ छोड़ देगी और सरकार गिर जाएगी। ये सब तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। अब पूरे देश में आपका भी चैनल दिखा रहा है, लगातार दिखा रहा है, मुसलमान महिलाएं, मुसलमान नौजवान, मुसलमान बुजुर्ग थैंक यू मोदी जी धन्यवाद, शुक्रिया मोदी जी कहकर इस बिल के समर्थन में खड़े हैं। जबकि इनके मुस्लिम उलेमा और मौलाना लोग कहते थे 100% मुसलमान इसके विरोध में। तो ये कौन मुसलमान है? ये कहीं पाकिस्तान से लाए गए हैं, बांग्लादेश से लाए गए हैं, या भारत के ही बासिंदे हैं? वक्फ बोर्ड में इन्होंने कहा कि हमने नुमाइंदे दिए थे। वक्फ बोर्ड की कार्यशैली में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जो दकियानूसी कानून बनाए गए थे उसके तहत गड़बड़ी कौन कर रहा है इसको पता करना बहुत मुश्किल था। आज वक्फ बोर्ड में जिस तरीके की सिफारिशें आई हैं और जिस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं, उसके बाद अब किसी को कोई अपना उल्लू इसमें सीधा नहीं कर पाएगा। ठीक है यश भारती जी। और 44,000 मुसलमानों ने 44,000 ये केस लंबित है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जिसमें 29,000 से ऊपर केस मुसलमानों ने किया हुआ है कि वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती मेरा जमीन दखल कर लिया है। उसका क्या जवाब है इनके पास? यश वो भारती इस जी, तरीके की बातें ना करें। यश भारती जी, ये अब बिल- अगला लॉजिक आप कम से कम लाइए और ऐसा लाइए कि हाँ इस बिल का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं। मैं सुनना चाह रहा हूं भारतीय सर। जनता पार्टी जो चीजें लेकर के आई है और जो पहला प्रचार कर रही है कि असीमित शक्तियां, कोई कहीं नहीं जा सकता, जो एक बार कह दिया वो हो गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट का निर्णय बुरहानपुर के संबंध में, जिसमें वक्फ बोर्ड की बात को खत्म करके उन्होंने जो जमीन पे कब्जा था वो हटवाने का काम किया। ये जबलपुर हाईकोर्ट में हुआ है। अन्य प्रदेशों के कोर्ट कैसे में भी हुआ है है, जरा? लेकिन अच्छा चलिए, अब कैसे हुआ है बताइए, कैसे हुआ है? क्या मैं
क्या मुझे बताने क्या दीजिए। 90 अभी आप फिर कहेंगे कि समय कम पड़ गया। नहीं, मैं पूरा समय दूंगा सर। मैं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूं सर, कैसे मैं किया पूरा एक्सप्लेन करूंगा एक एक बात। हाई कोर्ट ने वो प्रैक्टिस कैसे किया, क्या इस वक्फ एक्ट के किसी प्रावधान के तहत किया या आर्टिकल 226 के तहत किया? ये जरा बहुत बारीक फर्क है, लेकिन समझाना जरूरी है दर्शकों को। आप कह देंगे नहीं साहब अपील की जा सकती है, नहीं की जा सकती। मेरी बात पॉइंट वाइज पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप दोहराइएगा सारी बातों को, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। जी बताइए। अध्ययन है मेरा उस पे। हाँ। और क्योंकि आपने पैनल पे मुक्ता पाठक जी को भी रखा हुआ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको नहीं, मुक्ता जी के पास भी मैं जाऊंगा। आप जो कह रहे हैं जो भी हाईकोर्ट, लेकिन हाईकोर्ट ने कैसे किया, क्या इस एक्ट के प्रावधान के तहत? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्यों समय खराब कर रहे हैं? जी बताइए। समय कीमती है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। बताइए सर, इसीलिए मैं चाह रहा हूं पॉइंट पर आइए। भोपाल राजधानी का नगर निगम का पूर्व का मुख्यालय है, जिसको सदर मंजिल कहा जाता है, जो सदर महल हुआ करता था, उस पे अब हेरिटेज होटल कर दिया है। किस वक्फ बोर्ड की जमीन ने अपनी अपील कर दी है? तो वक्फ की जमीन है, और किसने छुड़ा दिया? आप उसको हेरिटेज होटल बना रहे हैं। मैंने देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज का उदाहरण दे दिया, किस वक्फ ने उस पर बात रख दी? आप तो हिंदू मुसलमान करने के लिए लोगों के जनभावना पे गलत बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड लगभग काफी सालों से डिजिटलाइज है, सारी भूमि डिजिटलाइज है, उसमें हिंदू सदस्य भी है, कलेक्टर भी रहता है, ये सब चीजें होती हैं। नहीं, प्लीज, अधिकार की बात हो रही है। नहीं, यश भारती जी गुमराह मत कीजिए प्लीज। अब आपने क्या अध्ययन किया है मुझे नहीं पता, आपने क्या अध्ययन किया है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। ये अधिकार की यहां पर बात है, आप रख दीजिए किसी सदस्य को, लेकिन अधिकार जिसे देंगे वही तय करेगा कि क्या हो सकता है। अब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, उसके बाद मुक्ता भी बताएंगी जो मध्य प्रदेश के उदाहरण को लेकर आपने कहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूं सेक्शन 40 क्या कहता है सब, 1995 एक्ट का सेक्शन 40 क्या कहता है? राइट टू बिलीव, यानी राइट टू बिलीव। मुझे लगेगा यश भारती जी की जमीन एक गुंबद नुमा या कुछ ऐसा है, जो मस्जिद है, जो पुराने जमाने में मस्जिद थी, कोई दरगाह था, वो अब वक्फ हो गया है। अब यश भारती जी कहेंगे कि साहब हमारे पास कागज है, तो कागज लेकर आइए ट्रिब्यूनल में, ठीक है? और ट्रिब्यूनल में सेक्शन 85 क्या कहता है? 85 जरा आप पढ़िए। 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल तय करेगा और उसके बाद आप कहीं भी जा नहीं सकते हैं। लेकिन चंद मामलों में जरूर हाईकोर्ट ने यह कहा, खासतौर पर राजस्थान में जिंदल केस का उदाहरण सबसे बड़ा दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आर्टिकल 226 है मेरे पास, और आर्टिकल 226 के तहत आपके ऊपर भी हम रूल कर सकते हैं चंद मामलों में। इस प्रावधान एक्ट में नहीं, एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि आप जा सकते हैं कोर्ट में। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। सेक्शन 85 क्या कहता है सर? सेक्शन 85 क्या कहता है? सुमित जी, जो आप बात कर रहे हैं, हम घुमा घुमा के लंबी करें, वही तो लंबी प्रक्रिया करने की बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। न्यायालय में पहले से ही रेवेन्यू के इतने लंबित मामले हैं, अगर ट्रिब्यूनल में या वक्फ बोर्ड में उन चीजों को खत्म करके जल्दी फैसला आता है, लेकिन आप न्यायपालिका में ले जाकर कहां आया जल्दी फैसला? और लंबा करना कहां जल्दी फैसला? 40,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है, 40,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। आप निजी संपत्ति पे कब्जा करके और कब्जा करना चाहते हैं, जो भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, राइट टू बिलीव क्या है? सेक्शन 40 पर जरा ज्ञान दीजिए यश भारती जी। यश भारती जी सेक्शन 40 पर ज्ञान दीजिए, सेक्शन 40 पर ज्ञान दीजिए आप। सेक्शन 40 पर बताइए क्या है राइट टू बिलीव? मैं सिलेक्टिव नहीं हो सकता ना। अच्छा, ओ यहां पर आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आप जब मैं बात कर रहा हूं जिस बात की, उस बात पे आप जवाब नहीं देना चाहते। मैं जवाब दे रहा हूं सर। आप चंद मामलों को लेकर आप जो भी कह रहे हैं ना, वो हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 226, लेकिन बाकी 40,000 मामले ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है अभी भी। बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं, आप उसको लेना आप देखिए, नहीं बुरहानपुर में हाईकोर्ट का उदाहरण दिया, आप कह रहे हो क्या? समझाइए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं हाईकोर्ट ने किस प्रावधान के तहत रूल किया? आप उसको लिमिटेड कर देना चाहते हो। नहीं, मैं लिमिटेड नहीं कह रहा हूं। हाईकोर्ट ने किस प्रावधान के तहत रूलिंग दी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। हाईकोर्ट ने किस प्रावधान के तहत रूलिंग दी? आलोकवत जी, अब यहां पर मैं सिलेक्टिव हो रहा हूं क्या? इनको बता रहा हूं क्या खामी है। तो देखिए, यश जी जबरदस्ती खींच के नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है।
अब भारत का मुसलमान भी अच्छी तरीके से समझ चुका है कि हम लोगों को कांग्रेस ने और ये क्षेत्रीय दलों ने सिर्फ डराकर धमकाकर रखा और हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, हमारे यहाँ जो दुर्दांत लोग थे, अपराधी थे, उनको संरक्षण देने का काम जरूर किया, चाहे बिहार में आलोक जी, मेरा निवेदन है, मैं आपको रोक रहा हूं केवल एक चीज क्लेरिफाई करने के लिए। ये जो मुसलमानों को आप दिखाना चाहते हैं, ये आपके अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं जो मोदी की सौगात बांटने का काम कर रहे थे। योगी जी, मोदी जी, आपके अनुराग ठाकुर जी कितनी मोदी की सौगात बांट पाए? ये आप अपने कार्यकर्ताओं को दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं कि सारा अल्पसंख्यक समुदाय खुश है। जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, आप उनके घर के लोगों को और उनको लेकर के दिखाएं कि मुसलमान वर्ग खुश है और मुसलमान समर्थन कर रहा है। ये दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र मत दिखाइए। अच्छा, जो मुसलमान जश्न मना रहे हैं वो बीजेपी वाले हैं, आप ये कह रहे हैं। कितना जनसंवाद किया उनसे? मुझे एक चीज किसानों से कितना जनसंवाद किया? ये जो धारा लोग 370 के लिए कश्मीरियों से कितना जनसंवाद किया? ये जो लोग हाथ में NRC के लिए प्लेकार्ड कितना किए हुए जनसंवाद हैं, ये किया? कौन है? ये मुसलमान है कि नहीं है? पहले आप ये बताइए, ये जो लोग प्लेकार्ड किए ये हुए हैं, पहले मुसलमान है कि नहीं है? पार्टी के ये भारतीय जनता पार्टी में अगर मुसलमान है तो आपको क्या तकलीफ है? है तो वो मुसलमान ही है, तो भारत का बासिंदा ही